हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो में हम लोग MPS 003 के क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, देखो क्वेश्चन 4 आपसे पूछ रहा है, एग्जामिन द रोल एंड वर्किंग ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। यानी कि हमें जुडिशरी भी बतानी है, हमें ये भी बताना है जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है। देखो, जुडिशरी जो है ना, ये इंडियन डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। जैसे आपको पता है 4 पिलर्स हैं जो हमारी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें से एक पिलर है जुडिशरी। जुडिशरी का देखो बेसिकली काम क्या होता है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी आपको पता होना चाहिए, जुडिशरी कोर्ट्स वगैरह को कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को। ओके, इनका काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन करना, सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, लॉज वगैरह का इंटरप्रिटेशन देना, साथ ही साथ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखना। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, जुडिशरी इंश्योर करती है कि कोई भी गवर्नमेंट अपनी पावर्स का जो है मिसयूज ना करे। ओके, यहीं से आता है हमारा जुडिशियल रिव्यू। देखो, जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि कोर्ट्स किसी लॉ या गवर्नमेंट एक्शन को चेक कर सकती है। यानी कि अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो कोर्ट उस लॉ को इनवैलिड जो है डिक्लेयर कर सकती है। यानी कि पार्लियामेंट या गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। अगर कोर्ट ने बोल दिया कि ये लॉ नहीं माना जाएगा तो नहीं होएगा। ठीक है, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स फॉलो करने ही पड़ते हैं पार्लियामेंट और गवर्नमेंट को। तो यही होता है हमारा बेसिकली जुडिशियल रिव्यू। अब अगर हम जुडिशियल रिव्यू का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ पे आता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी को ये पावर देता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू का पावर दिया गया जुडिशरी को। आर्टिकल 13 जो है बेसिकली, आर्टिकल 13 कहता है कि जो लॉज फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होंगे वो वैलिड नहीं रहेंगे। अगर कोई भी लॉ ऐसा बनता है जो हमारे फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर रहे हैं तो उसको हटा दिया जाएगा। आर्टिकल 32 सिटीजन्स को सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट देता है अगर उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हों। और इसी आर्टिकल 32 को अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, फिर आता है आर्टिकल 226। इससे जो है हाई कोर्ट्स को भी सिमिलर पावर देते हैं वो लोग। हाई कोर्ट भी अगर हमारे कोई भी लॉ अगेंस्ट बन रहा है तो उसको हटा सकती है। ठीक है, इसी वजह से जुडिशरी जो है सिटीजन्स के राइट्स की रक्षा करती है। ऑलराइट, अगर हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखें, बेसिक डॉक्ट्रीन देखें, तो इंडियन जुडिशरी का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन। ये डॉक्ट्रीन फेमस केस पे बेस्ड है, दैट इज केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में दिया गया था। इस जजमेंट में देखो क्या बोला गया था। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें लिखी हुई है उसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐड कर सकती है। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर में देखो क्या क्या इंक्लूडेड होता है। बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन जो है नहीं चेंज कर सकता, कोई भी लॉ में भी नहीं चेंज कर सकते, बट आप उसको उसमें कुछ चीजें ऐड कर सकते हो। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाता है आपका डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, इस डॉक्ट्रीन ने पार्लियामेंट की पावर पर एक कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट लगा दी थी और कॉन्स्टिट्यूशन को और सिक्योर बना दिया था। ओके, अब हम देखते हैं जुडिशियल रिस्ट्रेंट और जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, तो देखो इंडिपेंडेंस के बाद शुरू के सालों में कोर्ट्स जो है जनरली जुडिशियल रिस्ट्रेंट फॉलो करती थी। मतलब कोर्ट्स जो है पॉलिसी मैटर में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती थी। लेकिन 1980s के बाद सिचुएशन बदली, कोर्ट्स ने एक एक्टिव रोल लेना शुरू किया और इसी को हम लोग जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। ओके, इसी में आ जाता है आपका जुडिशियल एक्टिविज्म। अगर हम इसका मतलब देखें तो देखो, जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब है कि कोर्ट सिर्फ डिस्प्यूट वगैरह सॉल्व नहीं करती बल्कि सोशल जस्टिस और पब्लिक वेलफेयर के इश्यूज में भी एक्टिव रोल लेती है। ठीक है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो है वो है PIL, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL ने कॉमन लोगों के लिए जस्टिस का रास्ता खोल दिया। अब सिर्फ अफेक्टेड पर्सन ही नहीं, कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट में केस फाइल कर सकता है। अगर किसी को भी लगता है कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, मेरे से इन्फॉर्मेशन हाइड करी गई है, तो वो PIL फाइल कर सकता है। ओके, इससे जो है बेसिकली पुअर, वीक और मार्जिनाइज लोगों को जस्टिस मिलना आसान हो गया था। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन रहे जुडिशियल एक्टिविज्म के। तो सबसे पहले इसमें आता है विशाखा केस 1997 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए गाइडलाइंस दी थी और उस टाइम कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था।
तो कोर्ट्स ने खुद गाइडलाइंस बनाकर वुमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट किया था। ओके। फिर 2017 का आया राइट्स टू प्रिवेसी केस। जस्टिस के एस पुत्तास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया। ये इंडियन जुडिशरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट भी माना जाता है। ओके। फिर इसी में देखो आता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। जुडिशरी ने इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट बनाने का भी रोल प्ले किया। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इलेक्शन कैंडिडेट्स को अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड, अपना एजुकेशन और अपने एसेट्स को पब्लिकली जो है दिखाना पड़ेगा। ठीक है। इससे वोटर को जो है अच्छा डिसीजन, सही डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। ओके। फिर आता है हमारा एनवायरमेंट और ह्यूमन राइट। तो देखो जुडिशरी ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में भी एक्टिव रोल प्ले किया। कई जजमेंट्स के थ्रू पोल्यूशन कंट्रोल, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को प्रमोट किया गया। ह्यूमन राइट्स, प्रिजन रिफॉर्म और वल्नरेबल ग्रुप्स के वेलफेयर के लिए भी कोर्ट्स ने काफी सारे जो हैं इंपॉर्टेंट डिसीजन दिए थे। ओके। अब हम देखते हैं जुडिशियल ओवररीच एंड अकाउंटेबिलिटी क्या होता है। तो देखो जुडिशियल एक्टिविज्म के कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, क्रिटिसाइज भी करा गया उसे। क्रिटिक्स थे वो कहते हैं कि कभी कभी कोर्ट्स अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं और इसी को हम जुडिशियल ओवररीच कहते हैं। मतलब जुडिशरी उन मैटर्स में इंटरफेयर करने लगती है जो एक्चुअली लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के काम होते हैं, और ऐसे होने पर सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल वीक हो सकता है। ठीक है। इसी में अकाउंटेबिलिटी का इशू भी आता है। ये भी क्रिटिसिज्म ये है कि जजेस जो हैं इलेक्टेड नहीं होते, फिर भी उनके पास बहुत पावर होती है। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट भी रहे और अकाउंटेबल भी हो, इसलिए ये दोनों जरूरी होते हैं। ओके। इसमें हमने एक तरह पूरा जुडिशरी कवर करा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहे हैं, डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनलिज्म इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। तो देखो सबसे पहले समझते हैं कि रीजनलिज्म होता क्या है। देखो रीजनलिज्म का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर रीजन के लोग अपनी लैंग्वेज, कल्चर, आइडेंटिटी और डेवलपमेंट से जुड़े इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंट देते हैं और उनके लिए डिमांड करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, कल्चर हैं, रिलीजन हैं, ट्रेडिशंस हैं। इसी डाइवर्सिटी की वजह से जो है रीजनल फीलिंग्स कभी कभी डेवलप होती हैं। तो रीजनलिज्म कभी कभी नेशनल यूनिटी के लिए चैलेंज बन सकता है, लेकिन कई बार डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म को स्ट्रांग भी बनाता है। अब अगर हम रीजनलिज्म के कुछ मेन कॉजेज देखें किस वजह से रीजनलिज्म होता है, तो सबसे पहला है लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। इंडिया में हर रीजन की अपनी लैंग्वेज और कल्चर है। जैसे कि तमिलनाडु में तमिल कल्चर है, पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगाली। तो लोग अपनी लैंग्वेज और कल्चर से जो बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं। ठीक है। इसीलिए कई बार वो अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मूवमेंट शुरू कर देते हैं, और इंडिपेंडेंस के बाद स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पर ऑर्गेनाइज भी किया गया था ताकि ये वाली फीलिंग किसी में ज्यादा डेवलप ना हो। ओके। फिर आता है अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हर स्टेट का डेवलपमेंट सेम लेवल का नहीं होता। अगर आप दिल्ली को किसी और स्टेट से कंपेयर करो जो बैकवर्ड है, तो आप देखोगे कि ज्यादा फंड्स वगैरह दिल्ली को मिलते हैं क्योंकि दिल्ली कैपिटल है, और स्टेट उस कंपैरेटिवली उतने डेवलप्ड नहीं होते। जैसे केरला बहुत ज्यादा डेवलप है, उससे कंपेयर करें अगर दिल्ली को तो वो इतना नहीं है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी सेम नहीं होती। तो इसकी वजह से लोगों को लगता है कि हमें इग्नोर करा जाता है, तो इसलिए भी रीजनलिज्म शुरू हो सकता है। फिर होता है परसीव्ड नेग्लेक्ट बाय द सेंटर। कई रीजन्स को लगता है कि सेंटर गवर्नमेंट उनकी प्रॉब्लम को इग्नोर कर रही है। जब लोगों को लगता है कि उनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिमांड्स पूरी नहीं हो रही, तब वो लोग रीजनल मूवमेंट शुरू कर देते हैं। ओके। फिर आता है एथनिक एंड आइडेंटिटी बेस्ड असर्शंस। इंडिया में कई एथनिक और ट्राइबल ग्रुप भी हैं, और ये ग्रुप्स अपनी लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना चाहते हैं। इसीलिए कई बार ऑटोनॉमी या स्पेशल राइट्स की डिमांड करते हैं। पर्टिकुलरली हमें नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिला है काफी ज्यादा। ओके। अब हम देखो कुछ मेजर एग्जाम्पल देखते हैं रीजनलिज्म जब जब हुआ था। एक तो तेलंगाना मूवमेंट हुआ था, वेरी फेमस। ठीक है। तेलंगाना के लोगों को लगता था कि उनके रीजन को डेवलपमेंट नहीं हो रहा, इसलिए सेपरेट स्टेट की डिमांड हुई, और 2014 में जो है तेलंगाना एक अलग स्टेट बन गया था। ठीक है। ऐसे ही झारखंड वाला हुआ था। झारखंड के ट्राइबल कम्युनिटीज ने भी अलग स्टेट की डिमांड की थी, और इसके रिजल्ट से जो है 2000 में झारखंड बना था। ओके। फिर द्रविडियन मूवमेंट भी आया, वेरी फेमस। तमिलनाडु में द्रविडियन मूवमेंट लैंग्वेज और कल्चर आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए शुरू हुआ, और इस मूवमेंट ने तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को कंप्लीटली जो है चेंज कर दिया था। ओके। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट के कई
ट्राइबल और एथनिक ग्रुप्स ने ऑटोनॉमी और स्पेशल राइट्स की डिमांड की और कुछ जगहों पर जो है इंसर्जेंसी मूवमेंट भी देखने को मिला था। अब अगर हम कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें रीजनलिज्म के, तो देखो रीजनलिज्म के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं। जैसे कि पहला आ जाता है डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाता है। रीजनलिज्म लोकल लोगों को अपनी प्रॉब्लम और डिमांड रेज करने का मौका देता है और इससे जो है डेमोक्रेसी और पार्टिसिपेटरी बन जाती है। ठीक है, फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करता है। रीजनलिज्म डिमांड को अकोमोडेट करने से सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप भी बेटर होते हैं। रीजनल पार्टीज और मूवमेंट लोकल डेवलपमेंट इशू पर फोकस करते हैं, तो ये सब इसके पॉजिटिव इफेक्ट है। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नेशनल इंटीग्रेशन पे क्या होता है? देखो, अगर रीजनल आइडेंटिटी नेशनल आइडेंटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट, लोग अपने स्टेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए, तो आपका नेशनल इंटीग्रेशन वीक हो सकता है, आपकी देशभक्ति कम हो सकती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एथनिक कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, आपस में गुटों में लड़ाइयां हो सकती है, तो ये इसके नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। ओके, इतना डिफिकल्ट नहीं था, रीजनलिज्म इजी टॉपिक है, आपको नाम से ही पता लग रहा है कि क्या पूछने हैं। ऑलराइट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। राइट एन एसे ऑन द फार्मर्स स्लैश पीजेंट मूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। जो अभी हुए थे ये फार्मर मूवमेंट, उसकी बात कर रहे हैं ये। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि फार्मर या पीजेंट मूवमेंट क्या होते हैं। देखो, जब किसान अपने राइट्स, बेटर प्राइजेस, लैंड राइट्स या फिर गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए संघर्ष करते हैं ना, तो उसे हम फार्मर या फिर पीजेंट मूवमेंट कहते हैं। ओके, हमें पता है कि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, इसीलिए फार्मर की प्रॉब्लम हमेशा पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट इशू नहीं है। फार्मर का बेसिकली एग्रीकल्चर से सब कुछ आता है, तो वो एग्रीकल्चर पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ओके, अगर हम इसका हिस्टोरिकल देखें बैकग्राउंड, तो फार्मर मूवमेंट्स की शुरुआत जो है ब्रिटिश पीरियड में हुई थी। उस समय फार्मर को लैंडलॉर्ड्स और कॉलोनियल पॉलिसी के कारण बहुत ज्यादा जो है एक्सप्लॉइटेशन फेस करना पड़ता था। जैसे कि तेलंगाना मूवमेंट हुआ, ये मूवमेंट हैदराबाद रीजन में हुआ था। फार्मर और पीजेंट फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ खड़े हुए और इनकी मेन डिमांड्स थी कि लैंड राइट्स मिले, एक्सप्लॉइटेशन खत्म हो और इनको जो है बेटर लिविंग कंडीशन मिले। ओके, तेलंगाना के बाद आया तेभागा मूवमेंट, ये बंगाल में हुआ था। यहाँ पे शेयर क्रॉपर्स डिमांड कर रहे थे कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में उनका शेयर बढ़ाया जाए और ये मूवमेंट भी लैंडलॉर्ड्स के एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ हुआ था। ओके, फिर अगर हम आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद तो अब फोकस लैंड रिफॉर्म से हटकर जो है आपका बेसिकली एग्रीकल्चरल प्राइजेस और गवर्नमेंट पॉलिसी पर आने लगा था। जैसे कि 1980s में नए फार्मर मूवमेंट उभर के आए थे। एक था न्यू फार्मर मूवमेंट, जिसमें भारतीय किसान यूनियन BKU बना था। BKU इंडिया की सबसे फेमस फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लीडर है महेंद्र सिंह टिकैत, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत फेमस है ये। ठीक है, BKU ने मेनली जो है नॉर्थ इंडिया के फार्मर को ऑर्गेनाइज किया था और इनकी डिमांड्स थी कि क्रॉप के बेटर रेट मिले, बिजली का रेट कम हो और गवर्नमेंट सपोर्ट जो है बढ़े। ठीक है, तो BKU ने फार्मर की आवाज को नेशनल लेवल तक पहुंचाया था बेसिकली। ठीक है, फिर इसमें एक और है शेतकारी संगठन। देखो, महाराष्ट्र में शरद जोशी की लीडरशिप में ये बना था और ये ऑर्गेनाइजेशन फार्मर के लिए फेयर प्राइजेस की डिमांड करती थी। इसने बेसिकली मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म को भी सपोर्ट करा था। ठीक है, तो फार्मर्स की देखो मेन डिमांड्स क्या रही हैं हमेशा से, क्रॉप्स के लिए उन्हें गारंटीड प्राइस मिले, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लोन का हटाना, कर्ज से रिलीफ मिले, फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी मिले, इरिगेशन फैसिलिटीज मिले, ये सब। ठीक है, अब हम देखते हैं 2020-21 का फार्मर जो प्रोटेस्ट हुआ था उसका केस। तो देखो, कंटेम्प्रेरी इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मर मूवमेंट था 2020-21 वाला फार्मर प्रोटेस्ट। इसमें क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने ना 3 नए फार्म लॉज इंट्रोड्यूस किए थे। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बहुत से फार्मर को लगा कि ये लॉ फ्यूचर में MSP सिस्टम को और वीक कर सकते हैं। तो इन्होंने ये भी डर था कि इनको कि कॉर्पोरेट कंपनी जो है सारा एग्रीकल्चर पे कंट्रोल ले लेगी, इनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। इसीलिए लाखों फार्मर प्रोटेस्ट में शामिल हुए। दिल्ली के बॉर्डर पर कई महीनों तक इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करा, सिट इन चले और ये मूवमेंट लगभग 1 साल तक चला था। ठीक है, आखिर में 2021 में गवर्नमेंट ने तीनों फार्म लॉज जो है रिपील कर दिए थे, वापस ले लिए थे। तो ये इवेंट हमें दिखाता है कि डेमोक्रेसी में ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट कितने पावरफुल होते हैं अगर आप ढंग से प्रोटेस्ट करो। ठीक है, अब अगर हम आज के मूवमेंट में देखें फार्मर मूवमेंट में क्या क्या चेंज आया है, तो पहले के पीजेंट मूवमेंट और आज के पीजेंट मूवमेंट में बहुत डिफरेंस है। पहले लैंडलॉर्ड वर्सेस पीजेंट होता था, अब जो है MSP पे फोकस होता है, सब्सिडी पे फोकस होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी पे फोकस होता है। ठीक है, तो यही सब हमें पढ़ना था न्यू फार्मर मूवमेंट में, हमें सारे टाइप के पढ़े।
अभी के लिए ये सेकंड पार्ट था, इसमें हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस करे। अब हम आगे थर्ड पार्ट में क्वेश्चन 7 टू क्वेश्चन 10 डिस्कस करेंगे। मैं क्वेश्चन 10 तक ही डिस्कस करूंगी, उसके आगे नहीं करूंगी। अगर आप लोग को एक पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक पर मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो और MPS 003 का पीडीएफ मेरे से परचेज कर सकते हो। पीडीएफ का प्राइस रहेगा 45 रुपीज। ओके, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। कहीं पे भी मेरे को मैसेज कर देना, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां पे भी आपको सही लगे। ऑलराइट, बाकी पार्ट 3 के लिए आपको नीचे कमेंट करना है नंबर 3। ओके, पार्ट 3 में हम क्वेश्चन 7 टू क्वेश्चन 10 डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।